कहानी की शुरुआत में हमें ईश नामक एक जीव विज्ञानी मिलता है जो अपने शोध के कारण जंगल के बीचों बीच शहर से दूर रह रहा है। एक दिन शोध के दौरान एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। वह बहुत डर गया और उसका फोन भी गिर गया, जिससे वह मदद के लिए किसी को बुला नहीं सका। उसने स्वयं जहर निकालने की कोशिश में अपना हाथ काटा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। घर जाकर भी हाथ काटने पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जहर उसके शरीर में फैल रहा था और उसे अजीबोगरीब मतिभ्रम होने लगे। वह कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन कई वैज्ञानिक उसे लेने आए। वह थोड़ा होश में था पर शरीर में कोई ताकत नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाकर उन लोगों को पुकारने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली और वे सब यह सोचकर वहां से चले गए कि ईश यहाँ नहीं है। कुछ दिनों बाद उसके हाथ का घाव भर चुका था और जो थोड़ा सा जहर मस्तिष्क तक गया था वह भी ठीक हो रहा था। उसे बस कुछ मति भ्रम हो रहे थे। होश में आते ही उसने तुरंत शहर के अस्पताल जाने का फैसला किया। उसने अपनी कार साफ की और शहर के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसने एक अजीब चीज देखी। सड़कों पर कोई कार नहीं थी और शहर पहुंचने पर वहां कोई हलचल नहीं थी। उसे एक भी जीवित व्यक्ति नहीं दिखा। सभी इमारतें खाली थीं। यह देखकर वह डर गया। यहाँ एक महामारी फैल गई थी जो इतनी खतरनाक थी कि उसने कुछ ही दिनों में पूरी आबादी को मार डाला। ईश ने एक जीव विज्ञानी होने के नाते सोचा कि वह लंबे समय तक आबादी से दूर रहा, इसलिए यह बीमारी उस पर हमला नहीं कर पाई और वह बच गया। अब आबादी खत्म हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई सरकार नहीं थी और किसी भी चीज का कोई मालिक नहीं था। ईश को तुरंत अपने माता पिता की याद आई। कार चलाकर घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके माता पिता कई दिनों से मर चुके थे और उनके शवों की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। फिर उसने हिम्मत की और घर के बाहर एक कब्र खोदकर उन्हें दफना दिया। इसके बाद उसने पूरे शहर को देखा। कोई अन्य उत्तरजीवी जिंदा नहीं बचा था। यह सोचते हुए उसने दूसरे शहर जाने का फैसला किया। वह कुछ जरूरी चीजें और एक बंदूक लेकर वहां से निकल गया, लेकिन लास वेगास जाने वाला पुल भी सील कर दिया गया था। वह बहुत नाराज हुआ और लंबा रास्ता लिया। लास वेगास पहुंचते ही उसने देखा कि यहाँ भी सब मर चुके थे। मॉल, बड़े होटल, कैसीनो सब खाली थे। वह थक गया और एक होटल में गया। उसने रात वहीं बिताई और महंगी चीजों का मजा लिया, क्योंकि अब सब उसके लिए मुफ्त था। उसे किसी के मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगली रात उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई। वे दोनों भी इस बीमारी से बचे थे। लड़की ने अपनी दुखद कहानी बताई कि उसने अपने परिवार को एक वीडियो कॉल पर मरते हुए देखा और अब उसके लिए जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह आदमी भी मरना चाहता था, क्योंकि उसके लिए ऐसी अकेली दुनिया में रहना असंभव था। उस रात वे लोग भी ईश के साथ रुक गए, लेकिन अगली सुबह होते ही उन लोगों के इरादे ईश को खतरनाक लगे। उस आदमी के पास एक बंदूक थी और वह चाहता था कि वे तीनों आसानी से मर जाएं। पर ईश जीना चाहता था, इसलिए वह उठा और वहां से चला गया और पीछे उसने गोलियों की आवाज सुनी, जिसका अर्थ था कि उसने आत्महत्या कर ली है। इस घटना ने उसे और तोड़ दिया और अब उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि वह दुनिया में अकेला रह गया है। तेजी से गाड़ी चलाते हुए वह घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसकी कार के सामने एक कुत्ता आ गया। वह कुत्ता भी ईश की तरह बिल्कुल अकेला था। ईश ने उसे अपना बना लिया और उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल गई। ईश ने नए तरीके से अपनी जिंदगी शुरू की। वह अस्तित्व बनाए रखने, सर्वाइवल वाली किताबें पढ़ने लगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अब कमाने की जरूरत नहीं थी। वह हर दिन काम करता और इस उम्मीद में शहर में घूमता रहता कि शायद कोई और जिंदा बचा हुआ व्यक्ति मिल जाए, पर हर दिन वह निराश लौटा। एक दिन जब वह अपनी खिड़की पर अपने कुत्ते के साथ चाय पी रहा था, तभी अचानक उसका कुत्ता भौंकने लगा। उसे एहसास हुआ कि वहां कोई इंसान है, क्योंकि दूर एक घर से धुआं निकल रहा था। इसका मतलब था कि वहां कोई इंसान हो सकता है। उसने तुरंत अपनी कार निकाली और उस घर की ओर गया जहां धुआं था। सौभाग्य से वहां एक लड़की थी। वह लड़की उसे देखकर डर गई, लेकिन ईश ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। वह भी एक अकेला आदमी है और वह किसी और जिंदा बचे हुए व्यक्ति को खोज रहा है। ये सुनकर लड़की ने उसे अपने घर आने की अनुमति दे दी। लड़की का नाम एम्मा था। बातचीत से पता चला कि महामारी को लगभग 1 साल हो चुका है। एम्मा और ईश ने पूरे साल खुद के अलावा किसी अन्य जीवित व्यक्ति को नहीं देखा था। वे बहुत खुश थे कि उन्हें कोई और जिंदा बचा हुआ व्यक्ति मिल गया, अन्यथा अकेले रहना बहुत मुश्किल था। वे अवसाद में जा रहे थे, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए समाज में रहना जरूरी होता है। अकेले रहने से उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी। उन्होंने ईश के घर में एक साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि ईश का घर उस जनरल स्टोर के पास था जहां खाने पीने का सामान रखा हुआ था और ईश ने अपने घर में बहुत सारा सामान जमा कर रखा था, जिससे उनके लिए रहना आसान हो गया। अब एम्मा भी ईश के घर आ गई। जब दोनों ने एक साथ रहना शुरू किया तो उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। एम्मा ईश का बहुत साथ देती थी। वह ईश के रूप रंग को ठीक करती थी और दोनों ने मिलकर घर की मरम्मत शुरू कर दी, क्योंकि ईश ने पूरे साल अपने घर पर ध्यान नहीं दिया था। दोनों हर सुबह उठते और एक साथ काम करते और अपने लक्ष्यों को पूरा करते। उन्होंने यह भी सोचा कि अगर दुनिया में केवल वे दोनों ही बचे हैं तो उन्हें जनसंख्या भी बढ़ानी चाहिए। पहले तो यह उनका फैसला था, लेकिन जब ईश को पता चला कि एम्मा गर्भवती है तो वह बहुत डर गया। उसे डर था कि उसके बच्चे इस अजीब दुनिया में जीवित रह पाएंगे या नहीं। एम्मा ने उसे हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा।
ईश, जो कि एक जीव विज्ञानी था, बच्चे को जन्म देने का तरीका समझने के लिए किताबें पढ़ने लगा, क्योंकि वह जानता था कि अब वे दोनों अकेले हैं और उन्हें यह काम करना होगा। उसी समय वे दोनों घर को उत्तम बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। ईश ने सौर पैनल भी लगवा दिए ताकि घर में बिजली की कोई कमी न हो। चूंकि महामारी को लंबा समय हो चुका था, शहर जंगल जैसा दिखने लगा था और जंगल के जानवर शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे थे। यह उनके लिए एक बड़ा खतरा था, इसलिए उन्होंने घर के चारों ओर बाड़ लगाई और जानवरों से अपनी रक्षा के लिए कुछ हथियार रखे। इन लोगों ने कई जंगली जानवर भी पाले थे जिनसे उनकी जरूरतें पूरी हो रही थीं और वे लोग भी बहुत व्यस्त रहते थे। इंसानों की अनुपस्थिति में पूरा इलाका हरा भरा हो गया था और यहाँ की हवा भी बहुत साफ थी, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बहुत सुधर गया था। उनका जीवन कुछ हद तक परिपूर्ण हो गया था। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। न जाने कहां से असंख्य चूहे आ गए। उन्हें देखकर ईश बहुत घबरा गया। उन चूहों को घर से दूर रखने के लिए ईश ने अपने घर के हवा द्वारों पर आग लगा दी, लेकिन यह केवल एक रात के लिए ही कारगर रहा। एम्मा ने उसे कहा कि हम इसका भी समाधान ढूंढ लेंगे। सुबह होते ही वह घर से निकला और उसने आसपास कई बिल्लियां छोड़ दी। बिल्लियों ने चूहों को खाना शुरू कर दिया और आखिरकार यह समस्या खत्म हो गई। आखिरकार वह दिन आ गया जब एम्मा को बच्चे को जन्म देना था। ईश ने स्वयं इस काम को संभाला और हमें दिखाया जाता है कि उन्हें एक बहुत सुंदर बेटी हुई। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। उन्हें जीने की एक नई उम्मीद मिली। इसके बाद इन लोगों ने सड़कों पर जाकर अपने घर का पता लिखा, इस उम्मीद में कि अगर कोई जीवित व्यक्ति यहाँ आता है तो वह भोजन और पानी के लिए उनके घर पहुँच सके। 6 साल बाद ईश किसी काम से जंगल जा रहा था। तभी अचानक उसकी कार के सामने एक जंगली जानवर आ गया। वह डर के मारे बाहर निकला और उस जानवर को देखा। वह अभी भी जीवित था, लेकिन बहुत दर्द में था, इसलिए ईश ने उसका दर्द कम करने के लिए उसे गोली मार दी। एक लड़की यह सब दूर से देख रही थी। बंदूक की आवाज सुनकर वह डर गई और जंगल में भाग गई। ईश ने भी उसे भागते हुए देखा और तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। उस लड़की ने सोचा कि ईश उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ईश ऐसा नहीं था। वह भी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा था। जब उसने उस भूखी लड़की को खाने के लिए एक सेब दिया तो लड़की समझ गई कि ईश बुरा व्यक्ति नहीं है। ईश उसे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन वह लड़की उसके साथ कार में नहीं बैठी बल्कि पीछे बैठी। जब वे घर पहुंचे तो वह ट्रंक डिग्गी से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। घर पर हमने देखा कि इतने सालों में ईश और एम्मा के 2 बच्चे हो चुके थे और अब वे तीसरे बच्चे को जन्म देने वाले थे। उन्होंने शहर में हर जगह अपना पता लिखा था और उसी पते को देखकर 2 और जीवित बचे लोग जॉर्ज और मरीना उनके साथ रहने आ गए थे और अब वे 1 साल से ईश और एम्मा के साथ रह रहे थे, क्योंकि यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहरहाल ईश अब जंगल से उस लड़की को भी ले आया था, लेकिन वह लड़की अभी तक कार से बाहर नहीं निकली थी। उसने पूरी रात ट्रंक में बिताई। सुबह मरीना उसे खाना देने आई तो वह डर गई और उसने खाना फेंक दिया। तब मरीना ने उसे समझाया और अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वह और जॉर्ज इस अकेली दुनिया में कई महीनों तक भटकते रहे। फिर उन्हें ईश और एम्मा का पता मिला और वे उनके साथ रहने लगे। उसने यह भी कहा कि ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसकी बातें सुनकर लड़की थोड़ी शांत हुई और उनसे मिलने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि लड़की ने अभी तक ज्यादा बात नहीं की थी और न ही उसने अपना नाम बताया था। एक दिन मरीना ने उसका सामान देखा तो उसमें अजीब और खराब चित्रकारी थी। साथ ही उसे एक पत्र मिला जिसमें उस बच्ची का नाम लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि महामारी के दौरान उसके पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से अब वह सबके सामने खुद को बंद रखती है। यह पत्र उसकी माँ ने लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो जिसे भी वह मिले वह उसकी देखभाल करे। यह जानने के बाद सब लोग एवी की ज्यादा देखभाल करने लगे। उसी रात एम्मा ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, जिससे सब लोग बहुत खुश हुए। इसी तरह 1 साल गुजर गया। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके इलाके में कोई आया है। सब लोग डर गए। छोटे बच्चों को अंदर भेज दिया गया और सभी बड़े लोग बंदूक लेकर बाहर आ गए, यह देखने के लिए कि कौन आया है। उन्हें पता चला कि यह जीवित बचे लोगों का एक समूह था, जिसमें 4 लोग थे। ये लोग भी ईश और एम्मा का पता देखकर आए थे। उनमें से एक डॉक्टर था। उसने बताया कि इतने सालों में वह केवल इन 4 जीवित लोगों से ही मिला है और अब वह पहली बार ईश के परिवार से मिल रहा है। उनके चेहरे और बातों से साफ पता चल रहा था कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए ईश और एम्मा ने उन्हें भी अपने परिवार में शामिल कर लिया। वैसे भी यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब सब मिलकर एक बड़ा समाज बना सकते थे। ईश ने उन नए लोगों को अस्तित्व के नियम समझाए कि हमेशा अपने हथियार अपने पास रखो, क्योंकि अब ये दुनिया जंगल जैसी बन गई है। जंगली जानवर कभी भी आपके सामने आ सकते हैं। जब भी आपको जरूरी सामान लेने बाहर जाना हो तो हमेशा सतर्क रहें। तब तुम्हें हमेशा समूह में जाना होगा, अन्यथा कोई भी जंगली जानवर या कोई अन्य खतरा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सभी नियम बताने के बाद सब लोग जरूरी सामान लेने बाहर निकले। मौली, जो कि एक डॉक्टर थी,
मॉल और अस्पताल से ढेर सारी चीजें लाई जो उनके समुदाय के लिए उपयोगी हो सकती थीं और जिनसे सबका इलाज किया जा सकता था। इसी तरह साल गुजरते गए और हमें पता चला कि अब इस पूरे समूह में बहुत सारे बच्चे हो चुके थे। अन्य दंपतियों के भी बच्चे हुए थे। अब उनका समुदाय बढ़ रहा था। ईश अपने बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें बताता था कि पहले समुदाय कैसे होते थे, एक व्यक्ति कैसे जीवित रहता था। वह उन्हें सिखाता था ताकि भविष्य में उन्हें कोई समस्या न हो। घर के चारों ओर जंगल था और एक दिन उसी जंगल से एक बहुत बड़ा शेर उनके घर में घुस आया। भगवान का शुक्र है सही समय पर ईश की नजर उस पर पड़ी। ईश बच्चों को बचाने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन शेर ने उस पर हमला कर दिया। बाकी लोग कुछ कर पाते, इससे पहले ही शेर ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये देखकर सब डर गए। जब सब वहां पहुंचे तो शेर वहां से भाग गया। एम्मा ने ईश की हालत देखी और गुस्से में बंदूक उठा ली और जंगल में जाकर उस शेर को मार डाला। इस बीच मौली की मदद से सबने ईश की जान बचाई और फिर उसका इलाज शुरू हुआ। कई हफ्तों के बाद ईश पहले की तरह ठीक हो गया। अब 17 साल गुजर चुके थे। सबके बच्चे बड़े हो चुके थे। हमें पता चला कि इतने सालों बाद ईश की सबसे बड़ी बेटी अपने समूह के एक लड़के के करीब आने लगी थी। उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और उनकी दोस्ती पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे के साथ संबंध बनाने थे। ईश की बेटी और वह लड़का अब इस दुनिया को खोजना चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें और भी जीवित लोग मिलेंगे, इसलिए वे शहर से बाहर जाना चाहते थे। किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। सबने उन्हें बंदूकें और जरूरी चीजें दी और उन्हें यात्रा पर भेज दिया। लेकिन उनके जाने के बाद एक और समस्या खड़ी हो गई। उनके पास सभी संसाधन थे, लेकिन अब पानी की कमी दिखने लगी। बांध पर जाने पर उन्हें पता चला कि बांध में पानी खत्म हो रहा है और यह समस्या उनके लिए घातक हो सकती थी। कुछ दिनों बाद जीवित बचे लोगों का एक और समूह उनके इलाके में आया। उनके पास 2 ट्रक थे, लेकिन उनके पास पेट्रोल की कमी थी, जिसके लिए वे ईश से पूछने आए थे। बदले में उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी पानी की समस्या को हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन है और जमीन खोदकर अभी भी पानी निकाला जा सकता है। ईश को यह प्रस्ताव बुरा नहीं लगा। उसने उन्हें अपने समुदाय में रखा, लेकिन सबको सावधान रहने की चेतावनी दी। फिर यह दिखाया जाता है कि अब वे लोग ईश के घर में ड्रिलिंग कर रहे थे। समझौते के अनुसार कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पानी निकल आया और सब लोग बहुत खुश हुए। सौदा पूरा हुआ और उस रात सबने मिलकर जश्न मनाया। सुबह उन्हें यहाँ से जाना था, लेकिन ईश ने देखा कि उस समूह का नेता चार्ली रात में चुपके से अपने कमरे से निकल रहा था और एक आदमी बाहर उसकी निगरानी कर रहा था। जब वह जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने एवी को प्रताड़ित किया है। ईश ने तुरंत अपने पूरे समुदाय को इसके बारे में बताया। यह वास्तव में बहुत खतरनाक था। एवी ने बताया कि चार्ली कह रहा था कि अब वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा सामान है और उसके पास बहुत सारी बंदूकें भी हैं। ये सुनकर सब डर गए और ईश को लगा कि अब उसे चार्ली को मार डालना चाहिए। अगर वह चार्ली को नहीं मारता तो चार्ली इस पूरे समुदाय को मार डालेगा, जिसे इतने सालों बाद बनाया गया है। सब लोग चार्ली को मारने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस दुनिया में वैसे भी बहुत कम लोग बचे हैं। अगर हम चार्ली को मारेंगे तो जनसंख्या और भी कम हो जाएगी। तब ईश ने कहा कि अगर हम चार्ली को नहीं मारेंगे तो हम सब मर जाएंगे। फिर सबने मिलकर एक योजना बनाई और बाहर जाकर चार्ली को चारों ओर से घेर लिया। चार्ली कुछ कह पाता इससे पहले ही ईश ने हथौड़े से उसकी जान ले ली और उसे दफना दिया। ये सब करने के बाद ईश को बहुत बुरा लग रहा था। उसने पहली बार अपने अस्तित्व के लिए किसी को मारा था। वह जानता था कि यह गलत नहीं था। उसने यह सब अपने समुदाय को बचाने के लिए किया था, फिर भी वह दुखी था। अगली सुबह ईश और सबने चार्ली के समूह को बताया कि उन्होंने उनके नेता चार्ली को मार डाला है, क्योंकि उसने उनके समुदाय की एक लड़की को प्रताड़ित किया था। चार्ली की मौत की खबर सुनकर उसका पूरा समूह दुखी नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि चार्ली ने नेता बनकर बहुत फायदा उठाया था। वह अपने समूह की लड़कियों को भी प्रताड़ित करता था, इसलिए चार्ली की मौत से सब खुश थे, सिवाय उसके दोस्त के, जिसने गुस्से में चिल्लाकर विरोध किया। ईश ने अब चार्ली के पूरे समूह से कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आप सब यहाँ शांति से रह सकते हैं, लेकिन ये लड़का नहीं, क्योंकि इसमें भी मुझे चार्ली जैसी बू आती है। ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। बाकी सबकी राय भी यही थी। फिर उसने चार्ली के दोस्त को अपने समुदाय से बाहर निकाल दिया। शुरू में वह लड़का भाग गया, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि वह बाहर अकेला जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए वह वापस आ गया। लेकिन ईश ने अपने समुदाय की सुरक्षा के लिए उसे वापस स्वीकार नहीं किया। यह दिखाया गया कि समुदाय के सभी बच्चे पुराने शोध से एक विमान बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि वे कुछ ही दिनों में वह विमान बना लेंगे, लेकिन इससे पहले उनके समुदाय को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। कई लोग उसी वायरस से संक्रमित हो गए जो 20 साल पहले फैला था। मौली के पास बहुत सारी दवाएं थीं, जिससे उसने सबका इलाज किया, लेकिन ईश का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, जिससे पूरा समुदाय टूट गया। इस बीच ईश की सबसे बड़ी बेटी अकेले घर वापस आ गई। वह रो रही थी। सबने उसके साथी के बारे में पूछा। रोते हुए उसने बताया कि जब वे दोनों यात्रा पर निकले तो उसने कई शहरों की तलाशी ली, जीवित बचे लोगों को ढूंढा, हर घर को देखा, लेकिन उसे कोई उत्तरजीवी नहीं मिला। वह हर जगह अपने घर का पता लिख रहा था। फिर वह एक जगह पहुंचा जहां उसे जंगल में एक आदमी मिला।
उस आदमी ने हैदर के साथी को मार डाला। उसने कहा कि यह चार्ली का बदला है, यानी यह वही आदमी था जिसे ईश ने अपने समुदाय से बाहर निकाल दिया था। हैदर ने कहा, मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या करता, मैंने उसे भी मार डाला और फिर जल्दी से घर लौट आई। ये सुनकर सब बहुत दुखी हुए। वे अभी इस दुख से बाहर भी नहीं निकले थे कि ईश का दूसरा बेटा भी मर गया। बात यहीं नहीं रुकी। ईश के बेटे की मौत के बाद 3 और सदस्य मर गए। इस घटना से ईश पूरी तरह टूट गया। अब वह इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था, वह सब कुछ छोड़ना चाहता था, लेकिन एम्मा ने उसका साथ दिया जैसे वे पहले अकेले थे। एम्मा ने कहा, देखो, जब हमें कोई नहीं मिला तो हमने एक साथ जीवन शुरू किया और आज हम इतना बड़ा समूह बन गए हैं। हमें इस दुनिया को आगे बढ़ाना है। अगर तुम इस तरह हार मान लोगे तो समूह के बच्चों को कौन सिखाएगा। यह सुनकर ईश को थोड़ी हिम्मत मिली। वह पहाड़ पर सूर्योदय देखने गया। वह सूर्योदय पुरानी दुनिया के सूर्योदय से अलग था। पहले प्रकृति के रंग फीके लगते थे, अब सब कुछ ताजा लग रहा था। यह देखकर ईश को एहसास हुआ कि यह पुरानी दुनिया नहीं है, यह एक नई दुनिया है। वह अपने बच्चों को पुरानी दुनिया की तरह जीना सिखा रहा था, जो गलत था। अब उसे अपने बच्चों को नई दुनिया में जीवित रहने के लिए सिखाना था। वह घर लौटा और बच्चों को एक भाषण दिया। हम अभी भी गलत दिशा में जा रहे थे। हम पुरानी दुनिया की तरह जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुरानी दुनिया नहीं रही तो उसने उसमें जीवित रहने का प्रशिक्षण क्यों दिया। यह एक नई दुनिया है और हमें इसके अनुसार चलना होगा। ईश ने कहा, आज से तुम वही सीखोगे जो शिक्षक तुम्हें सिखाएगा और जो इस दुनिया में जीवित रहने के लिए जरूरी है। इस दुनिया में उनका संचार पूरी तरह से बंद हो गया था, इसीलिए उसने अपने संचार को एक नेटवर्क बनाने का फैसला किया। उसने फिर से एक नया रेडियो बनाया जिसने उनके संचार को मजबूत किया। इसके बाद ईश ने हर दिन नए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया, जिससे बच्चों को समझ आया कि इंसान एक साथ रहकर कैसे जीवित रहते हैं। अब ईश ने अपने प्रयासों को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उसने समुदाय के बाहर भी अपने शहर का नवीनीकरण शुरू कर दिया। उसने होटलों को फिर से बनाया, फिर उसने आसपास के शहरों की मरम्मत करने का फैसला किया। कहानी के अंत में हमें दिखाया गया कि ईश अपने पोते के साथ है। वह उसे पूरी कहानी सुना रहा है। वह अपने पोते से कहता है, ये दुनिया अब हमारी पीढ़ी की है, अब इसे आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। यह कहकर कहानी समाप्त हो जाती है।